एक एयरलाइन सिर्फ लोगों को जगह से जगह ले जाने के लिए नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो देश का एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और ग्लोबल पहचान भी कैरी करती है। जब दुनिया इंडिया को नए नए आज़ाद हुए मुल्क के रूप में देख रही थी, तब एक एयरलाइन थी जो कह रही थी इंडिया सिर्फ फॉलो नहीं करता, लीड भी करता है। ये कहानी है ऐसी एयरलाइंस की जो कभी दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में गिनी जाती थी, फिर सिस्टम के बोझ तले दबती चली गई और आज फिर से उड़ान भरने की तैयारी में है। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे एयर इंडिया की। एयर इंडिया की कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के कॉन्फिडेंस, ग्लोबल पहचान और फिर धीरे धीरे खो जाने वाली शान की। जब दुनिया एविएशन के अर्ली फेज में थी, तब इंडिया ऑलरेडी स्काइज में अपना फ्लैग लहराने लगा था और इस उड़ान के पीछे जो इंसान थे उनका नाम था जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। JRD टाटा जी सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बल्कि एक विजनरी, एक पायलट और एक सपना देखने वाले इंसान थे। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। एविएशन उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक जुनून था। साल था 1932 जब एक छोटे से एयरक्राफ्ट ने कराची से मुंबई तक मेल डिलीवर किया। आज ये रूट नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त ये डेयरिंग डिसीजन था। वेदर प्रेडिक्शन लिमिटेड थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसा सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था और एयरक्राफ्ट खुद एक एक्सपेरिमेंट जैसे होते थे। उस एक फ्लाइट के साथ जन्म हुआ टाटा एयरलाइंस का, जो आगे जाकर एयर इंडिया बनी। ये सिर्फ एक कंपनी की शुरुआत नहीं, ये भारत के एविएशन फ्यूचर का फाउंडेशन था। JRD टाटा खुद कॉकपिट में बैठकर फ्लाइट्स ऑपरेट करते थे। उन्होंने फ्लाइंग को ग्लैमर से ज्यादा डिसिप्लिन और सेफ्टी से जोड़ा। उनका मानना था कि एयरलाइन का सबसे बड़ा एसेट उसका ट्रस्ट होता है। इसी वजह से शुरू से ही एयर इंडिया में ट्रेनिंग, पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म पर जोर दिया गया। ये वैल्यूज बाद में एयर इंडिया की कल्चर का हिस्सा बन गई। शुरुआत से ही एयर इंडिया का विजन सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल तक लिमिटेड नहीं था। JRD टाटा का सपना था कि इंडिया खुद दुनिया का एविएशन मैप पर टॉप पर रखा जाए। 1948 में जब एयर इंडिया ने पहली बार अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट मुंबई से लंदन के लिए ऑपरेट की, और उस वक्त ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां दुनिया इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन के रूप में देख रही थी, वहीं एयर इंडिया लग्जरी, प्रोफेशनलिज्म और इंडियन हॉस्पिटैलिटी का ग्लोबल फेस बन चुकी थी। एयरक्राफ्ट की लिवरी, कैबिन इंटीरियर्स, क्रू का यूनिफॉर्म, सब कुछ एक मैसेज देता है। एयर इंडिया के प्लेन्स का आइकॉनिक वाइट बॉडी और रेड डिटेलिंग सिर्फ कलर्स नहीं थे, वो प्योरिटी, वार्मथ और इंडियन आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन थे। रेड कलर इंडियन कल्चर में शगुन, पावर और प्राइड का सिंबल माना जाता है और एयर इंडिया ने इस इमोशन को अपनी ब्रांडिंग में उतारा। 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। यहीं से एयरलाइन का एक नया चैप्टर शुरू होता है, जहां एक तरफ एक्सपेंशन और प्रेस्टीज था और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंसी। इसी फेस में एयर इंडिया का आइकॉनिक महाराजा मैस्कॉट और ज्यादा पॉपुलर हुआ। महाराजा कोई रॉयल किंग नहीं, बल्कि एक हम्बल, विटी और क्लासी कैरेक्टर था। उसके सर पर पगड़ी, हाथ जोड़े हुए पोस्चर और आंखों में शरारत, ये सब इंडियन कल्चर की अतिथि देवो भव फिलॉसफी को दिखाता था। महाराजा का पर्पस सिर्फ ब्रांडिंग नहीं था, वो एक कल्चर एम्बेसडर था जो दुनिया को बताता था कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी सिर्फ सर्विस नहीं, एक इमोशन है। महाराजा के कार्टून्स इंटरनेशनल मैगजीन्स, एयरपोर्ट्स और होर्डिंग्स पर दिखते थे। हर कार्टून में एक ह्यूमर होता था, बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के। इसी वजह से महाराजा ग्लोबल आइकन बन गया। 1960s और 70s का टाइम एयर इंडिया के लिए गोल्डन एरा माना जाता है। ये एयरलाइन एशिया की पहली एयरलाइंस में से थी जिन्होंने बोइंग 747 ऑपरेट किया। उस वक्त जंबो जेट को ऑपरेट करना टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को सिंबल था। एयर इंडिया के पायलट्स, कैबिन क्रू और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को दुनिया रिस्पेक्ट करती थी। ट्रेनिंग मैनुअल्स और मेंटेनेंस प्रैक्टिस को अदर एयरलाइंस बेंचमार्क के रूप में देखती थी। उस वक्त एयर इंडिया के साथ काम करना प्रेस्टीज की बात होती थी। क्रू सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, एयरलाइन का फोकस सर्विस से ज्यादा सिस्टम और पेपर वर्क पर शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ साथ स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। डोमेस्टिक एविएशन के लिए इंडियन एयरलाइंस ऑपरेट करती थी, जबकि एयर इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर संभालती थी। ये डुअल स्ट्रक्चर शुरू में मैनेजेबल, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ। रिसोर्सेज डिवाइड होने लगे, डिसीजन मेकिंग स्लो होती गई,
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता गया और लॉसेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगे। जब 1990s में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की, तब प्राइवेट एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज ने मार्केट में एंट्री ले ली। ये एयरलाइंस कस्टमर एक्सपीरियंस, पंक्चुअलिटी और ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस कर रही थी। एयर इंडिया का कंफर्ट जोन यहीं टूटने लगा। पैसेंजर एक्सपेक्टेशंस बदल रही थी, लेकिन सिस्टम अभी भी पुराने रूल्स पर चल रहा था। 2000s के दौर में एयर इंडिया के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया, इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर। पेपर पर यह डिसीजन स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये मर्जर कल्चर, सिस्टम और स्टाफ के क्लैशेस का सिंबल बन गया। दो अलग अलग वर्क कल्चर्स को एक साथ लाना इजी नहीं होता। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ज्यादा गिरने लगी। इसी दौर में एयर इंडिया ने मैसिव एयरक्राफ्ट ऑर्डर प्लेस किए, लेकिन बिना प्रॉपर डिमांड प्लानिंग के। रिजल्ट हैवी डेबिट। फाइनेंशियल प्रेशर के साथ सेफ्टी और मेंटेनेंस पर भी पब्लिक सिक्योरिटी बढ़ने लगी। अहमदाबाद के पास हुआ एयर इंडिया का ट्रैजिक क्रैश भी पब्लिक मेमोरी का हिस्सा बन गया। इन्वेस्टिगेशंस ने ये याद दिलाया कि एविएशन सिर्फ मशीन्स का नहीं, बल्कि ह्यूमन डिसीजन, ट्रेनिंग और सिस्टम का गेम होता है। उस इंसिडेंट के बाद एयरलाइन को सेफ्टी कल्चर पर फोकस से काम करना पड़ा। जब लो कॉस्ट कैरियर्स जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट मार्केट में आए, एयर इंडिया उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर पाई। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, एजिंग फ्लीट और स्लो प्रोसेस ने एयरलाइन को कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग बना दिया। एक टाइम ऐसा आया जब एयर इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट के बेल आउट पर जिंदा थी। टैक्स पेयर का पैसा एयरलाइन को बचाने में लगता रहा, लेकिन रिजल्ट्स विजिबल नहीं थे। पब्लिक परसेप्शन भी धीरे धीरे चेंज हो रही थी। जो एयरलाइन कभी नेशनल प्राइड थी, वो डिलेज, कैंसिलेशंस और कंप्लेंट्स के साथ एसोसिएट होने लगी। ये फेज सिर्फ फाइनेंशियल लॉस का नहीं, बल्कि इमोशनल डिस्कनेक्ट भी था। फिर आया 2022, एक इमोशनल और हिस्टोरिक मूवमेंट। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को फिर से खरीद लिया। 69 साल के बाद एयर इंडिया वापस अपने घर आ गई। ये सिर्फ एक बिजनेस एक्विजिशन नहीं था, बल्कि एक लेगेसी की वापसी थी। जैसे सर्कल पूरा हो गया हो। JRD टाटा का देखा हुआ सपना फिर से टाटा फैमिली के हाथों में आ गया। टाटा ग्रुप के अंडर आते ही एयर इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू हुआ, जिसे इंटरनली विहान.ai कहा गया। इसका मतलब सिर्फ प्लेन्स बदलना नहीं था, बल्कि माइंडसेट बदलना था। ओल्ड प्रोसेसेस को रिप्लेस किया जा रहा है, फ्लीट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ट्रेनिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी फिर से फोकस आया है। एयर इंडिया के मर्जर विस्तारा के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है, जिसे एक स्ट्रॉन्ग फुल सर्विस ग्लोबल इंडियन कैरियर बन सकता है। विस्तारा का प्रीमियम सर्विस कल्चर और एयर इंडिया का लेगेसी, दोनों एक कॉम्बिनेशन एक पावरफुल ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस को लो कॉस्ट इंटरनेशनल सेगमेंट के लिए स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आज एयर इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में है, ना पूरी तरह बीती हुई शान, ना ही अभी तक पूरी तरह आया नया अवतार। लेकिन जो चीज़ इस एयरलाइन को यूनिक बनाती है, वो है इसका हेरिटेज। दुनिया में बहुत कम एयरलाइंस होती हैं जिनके पास हिस्ट्री भी हो, इमोशन भी हो और कमबैक का चांस भी। एयर इंडिया की ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि लेगेसी सिर्फ पास्ट ग्लोरी से नहीं चलती, उसे फ्यूचर विजन भी चाहिए। गलतियां हुई, एक्सीडेंट्स हुए, वक्त लगा, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। क्योंकि कुछ ब्रांड सिर्फ कंपनीज नहीं होती, वो देश की पहचान होती है। और शायद इस बार एयर इंडिया सिर्फ रिवाइव नहीं हो रही, बल्कि रिडिफाइन हो रही है। भारत की उड़ान एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए रेडी हो रही है।